अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम लोग सीआरओ का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोशिश करें उसे देख लें, अदरवाइज यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ आ जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ भी देखें इलेक्ट्रॉन गन को हल्का सा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है ये किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है? 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कौन कौन से? फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और क्या होते हैं? एनोड्स होते हैं। फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट का काम है हीट प्रोवाइड करना। कैसे करता है भाई? जब इसमें से करंट पास करता है तो एक फार्मूला है, कौन सा? जाउस लॉ, I²RT। जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो किसी वायर में या किसी फिलामेंट वगैरह से करंट पास होता है, तो वहां जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जाउस लॉ से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? I²RT। ज्यादा करंट गुजरेगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा वायर की रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा टाइम के लिए करंट पास करवाते हैं, ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो फिलामेंट क्या है? हीट प्रोवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है? कैथोड को। कैथोड क्या है? एक मेटल है, और मेटल हम ऐसे यूज करते हैं जिसके वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो? कम हो, ताकि थोड़ी सी भी हीट यहाँ से फिलामेंट से मिले तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? एमिशन हो। तो कैथोड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन। किस फिनोमिना से होती है? थर्मियोनिक एमिशन के फिनोमिना से होती है। पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके आगे क्या लगा होता है? ग्रिड। ग्रिड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। कैथोड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। लेकिन ग्रिड का जो पोटेंशियल है बच्चों, ये कंट्रोलेबल होता है। सीआरओ की फ्रंट पैनल के ऊपर एक नॉब होती है, उस नॉब से हम लोग क्या करते हैं, उससे कम ज्यादा करके हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल कम ज्यादा करते हैं। जब यहाँ का पोटेंशियल कम ज्यादा होता है, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की बीम के ऊपर भी क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है, तो हम आगे जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा ब्राइटनेस होगी, ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बनेगी स्क्रीन के ऊपर। अगर आगे कम इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कम इंटेंसिटी बनेगी। इसको मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन गन को ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसको जाके सुन लें। इसके आगे हमारे पास क्या होते हैं? एनोड्स होते हैं। 3 एनोड्स हैं, A1, A2, A3। A1 जो एनोड है इसको बोलते हैं प्री एक्सीलरेटिंग एनोड। क्या इसको बोलते हैं? प्री एक्सीलरेटिंग एनोड। यहाँ से जो एनोड निकले हैं ग्रिड से, अब उन्हें एक्सीलरेट भी तो करवाना है, क्योंकि ग्रिड का पोटेंशियल ऑलरेडी नेगेटिव था, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम है, उन्हें एक्सीलरेट करवाना है। तो आगे एनोड क्या है? एनोड के ऊपर पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये एक्सीलरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके आगे हमारे पास A2 एनोड है, इसको बोलते हैं फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना एक पॉइंट के ऊपर। जैसे लाइट को कन्वेक्स लेंस वगैरह में हम फोकस करते थे ना एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को भी कुछ इस तरह से फोकस किया जाता है। मतलब एक एनोलॉजी दे रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ लेंस लगे हुए हैं। उसके बाद A3, ये क्या है? ये भी एनोड है, ये एक्सीलरेटिंग एनोड है, मजीद एक्सीलरेट करवाता है। ओके, इन चीजों को फर्दर देखना है तो पहला पार्ट जाके सुन लें जी। अब हम लोग सीआरओ के नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिंग पार्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्यों लगा रहे हैं। देखिए, हमने सीआरओ से ड्रा करना होता है ग्राफ। तो कोई भी आप सिग्नल की बात करें, लेट्स सपोज तो इस सिग्नल में देखें, आपने अपने पेन को एक्स में भी मूव करवाया है और वाई में भी मूव करवाया है, ऊपर नीचे। तो देखें, अगर आप ऐसा सिग्नल बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्स में भी डिफ्लेक्ट करवाएंगे और वाई में भी डिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो हमने जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्स में भी डिफ्लेक्ट करवा सकें और वाई में भी डिफ्लेक्ट करवा सकें। तो इस वजह से हम लोग डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ना हो तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है ये सीधा डायरेक्टली जाके स्ट्राइक करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर। सपोज करें ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है और डायरेक्टली स्ट्राइक करने लगी है यहाँ पे। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेंगे।
तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए तो आपने स्क्रीन के ऊपर की होती है फास्फोरस की कोटिंग, तो वो फास्फोरस की कोटिंग क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, जिससे हमारी जो स्क्रीन है वो डैमेज हो जाएगी। तो हमने जो है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक होने से रोकने के लिए भी हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस्तेमाल की हैं। ये इसका काम है। दूसरा काम ये है कि हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इसलिए भी इस्तेमाल की हैं ताकि हम लोग एक्स और वाई में हमने मूव करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है, और एक्स और वाई में ग्राफ ड्रा करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्स और वाई में डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं इस्तेमाल की हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है, टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने के लिए हमने यूज किया। दूसरा क्या है, कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, फास्फोरस बर्न हो जाएगा, आपकी जो कोटिंग है वो यहाँ से उड़ जाएगी और फास्फोरस की कोटिंग खत्म हो जाएगी, तो आपकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिखा है टू अवॉइड फास्फोरस बर्न से बचने के लिए भी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का यूज किया जाता है। क्या काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है इनटू हीट ऑन स्ट्राइकिंग। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे ऑन स्ट्राइकिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स तादाद में दो होती हैं, दो सेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करती हैं हॉरिजॉन्टली, और ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करती हैं वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को मैंने यहाँ ब्लू कलर में दिखाया है, नाम है एक्स और एक्स प्राइम, और वर्टिकल प्लेट्स को मैंने यहाँ रेड में दिखाया है, नाम है वाई और वाई प्राइम। तो ये वाली जो प्लेट्स हैं ये वर्टिकली प्लेस की जाती हैं। आई रिपीट, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को प्लेस्ड वर्टिकली किया जाता है, और ये जो आपके पास वर्टिकल प्लेट्स हैं इनको प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली किया जाता है, कुछ इस तरह से। समझ लें, एक प्लेट ये है और एक ये है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एक्स और एक्स प्राइम की बात करते हैं तो बच्चों इसको इस तरह से इनको प्लेट्स को रखा जाता है, ठीक है, वर्टिकली, ये वर्टिकली प्लेस किया है। और अगर आप वाई वाई प्राइम की बात करते हैं तो इन प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है, रखा जाता है इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन की बीम इनमें से इन प्लेट से निकलती है तो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की बीम हॉरिजॉन्टल प्लेट से निकलती है तो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होती है। ठीक हो गया। अब देखें, तो यही इधर मैं बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं एक्स एक्स प्राइम बोला गया, इन प्लेट्स को प्लेस्ड वर्टिकली रखा गया है। आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि जब प्लेट्स वर्टिकली हों, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो सपोज करें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताएं इसके ऊपर फोर्स कैसे लगी, हॉरिजॉन्टली लगी, तो हॉरिजॉन्टली ये मूव करेगा। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो प्लेट्स हैं ये वाली जो वर्टिकली रखी हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी क्या लगता है, हॉरिजॉन्टली होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो भी हॉरिजॉन्टली ही डिफ्लेक्ट करती है। तो ये पॉइंट तीनों आपको समझ आ जाने चाहिए। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो है डी, वो फिक्स है। तो अब जो है अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो आगे हम बात करते हैं इनके पोटेंशियल की। अब हम स्टडी करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर रही हैं, पर कैसे करती हैं। तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक बिल्ट इन सर्किट के जरिए। ये जो सर्किट है ये सीआरओ के अंदर बना बनाया रखा जाता है। इस सर्किट को नाम देते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। क्या बोला, टाइम बेस्ड जनरेटर। और इसका एक और नाम इसको बोलते हैं रैंप जनरेटर। अब ये जो सर्किट हम बना बनाया सीआरओ के अंदर रखते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर क्या अप्लाई करता है,
वोल्टेज अप्लाई करता है, और ये जो वोल्टेज है ये लगातार लीनियरली वेरी करता है विद द टाइम। तो यही लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल वोल्टेज लीनियरली वेरी विद टाइम। कहाँ कैसे प्रोवाइड करते हैं ये वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को देते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, बिल्ट इन सर्किट से, और इसको बोलते हैं टाइम बेस जनरेटर, और इसको रैंप जनरेटर भी बोलते हैं। अब रैंप जनरेटर जो वोल्टेज अप्लाई करेगा, जो प्रोवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर, इसको रैंप वोल्टेज भी कहते हैं, और इस वोल्टेज को हम स्वीप वोल्टेज भी कहते हैं। और इस ये जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन प्लेट्स के ऊपर, अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो उसको वो ग्राफ जो है वो आरी के दांतों जैसी उसकी शेप बनती है। जैसे ये देखें तो आरी के दांतों जैसा शेप बना हुआ है, इसलिए इसको साटूथ वोल्टेज भी कहते हैं। आई रिपीट, इसको स्वीप वोल्टेज भी कहते हैं, इसको साटूथ वोल्टेज भी कहते हैं, इसको रैंप वोल्टेज भी कहते हैं। अब इधर आ जाए, तो ये जो वोल्टेज है ये लीनियरली वेरी करता है विद द टाइम। तो हमने एक ग्राफ बनाते हैं, हमने एक ग्राफ बनाया बिटवीन वोल्टेज एंड टाइम। तो आप देखें, हमने सपोज इसके ऊपर इन प्लेट्स के ऊपर टाइम बेस्ड जनरेटर ने वोल्टेज अप्लाई किया -2 वोल्ट से लेके +2 वोल्ट तक वो वेरी करता है। सपोज करें ये वैल्यूज हैं, तो ये देखें जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज भी आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये देखें इस टाइम के ऊपर आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ये है, इस टाइम के ऊपर आपके पास वोल्टेज की वैल्यू बच्चों ये है, तो इस टाइम के ऊपर आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ये है, इस टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू ये है, इस टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू ये है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो अब इससे क्या होगा, जब वोल्टेज यहाँ बढ़ेगा, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ेगी। तो अब बीम जो है वो लगातार कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी एक इंस्टेंट के ऊपर यहाँ बात करते हैं, -2 वोल्ट के ऊपर बीम जो है यहाँ डिफ्लेक्ट होके पूरी की पूरी बीम स्ट्राइक कर रही थी। अब जैसे जैसे वोल्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये भी क्या है, आगे को मूव करना शुरू होगी, यहाँ डिफ्लेक्ट होना होके गिरना शुरू होगी, और वोल्टेज बढ़ा और डिफ्लेक्शन बढ़ी, यहाँ सारी बीम स्ट्राइक कर रही है। अगली दफा फिर बढ़ा और यहाँ पे आके डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है, तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन की जो बीम की डिफ्लेक्शन है वो भी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आगे को मूव कर रही है। तो करते 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 जब यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो जब यहाँ पहुंचेगी, तो उस वक्त आपके पास वोल्टेज कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू कितना, +2 वोल्ट के ऊपर है। तो देखें मैंने ये ना पॉइंट्स बताए हुए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पे ए पॉइंट ये है बच्चों, ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, सी होगा। तो जब ए पॉइंट पे बात करते हैं तो ये पॉइंट इधर है, बी पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पहुंची होगी, सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम जो है यहाँ पहुंचेगी, और उस वक्त वोल्टेज कितना है, इतना है। अब अगर इस चीज की फ्रिक्वेंसी बड़ी ज्यादा कर दें तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी कुछ इस तरह, ठीक है। अब लेकिन एक बात यह है कि जब आपकी जो इलेक्ट्रॉन की बीम अपने इस वोल्टेज के ऊपर, जब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे यहाँ वोल्टेज +2 वोल्ट बनेगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, सी पॉइंट यहाँ पे। अब देखें, अब फर्दर क्या है, आगे तो स्क्रीन खत्म हो गई है, स्क्रीन तो हमारी लिमिटेड है, तो हमने क्या किया, हमें दोबारा से ये वेव, इस वेव को, इस मतलब इस पॉइंट को जो यहाँ से स्वीप होते होते आगे गया है, इसको दोबारा हमने ए से स्टार्ट करवाना है। तो उसके लिए क्या है, हमें वोल्टेज जो है दोबारा से शार्पली डिक्रीज करना पड़ेगा अपनी इनिशियल वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो शार्पली जब वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो क्या है, यहाँ से दोबारा जब शार्पली डिक्रीज करेगा वोल्टेज -2 पे आ गया, तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी। तो देखें यहाँ इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है, -2 वोल्ट। जब आपका वोल्टेज इंक्रीज होके 0 वोल्ट हुआ तो आपकी बीम डिफ्लेक्ट होके यहाँ मिल रही होगी, यहाँ पे। अब वोल्टेज और इंक्रीज हुआ, +2 वोल्ट पे गया, तो यहाँ वैल्यू मिली है +2 वोल्ट, ठीक है। तो देखें सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद शार्पली वोल्टेज डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, फिर शार्पली डिक्रीज, फिर इंक्रीज करेगा। तो देखें कंटिन्यूसली क्या है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वीप होता हुआ, इलेक्ट्रॉन की बीम स्वीप होती होती सी पॉइंट तक पहुंची, सी के बाद फौरी से
ए पे पहुंचेगी और ए पे कैसे रिटर्न बैक होगी, यहाँ आपका वोल्टेज सी के बाद शार्पली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ा दें, तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आई रिपीट, जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, यूज़र को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही नज़र आएगी, आंखों के लिए वो एक विजिबल लाइन ही होगी और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ दोबारा सुन लें, जब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो स्क्रीन के ऊपर एक सिंगल स्पॉट मिलता है, लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वाई प्लेट्स के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है तो उस वक्त आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये मैं लिख देता हूं, तो हम इसको स्वीप वोल्टेज भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन की बीम स्क्रीन के ऊपर स्वीप होती है, ए से सी की तरफ जाती है, सी से दोबारा ए की तरफ, फिर ए से सी जाती है, फिर सी से दोबारा ए की तरफ। तो यही मैंने लिखा है, स्वीप द इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ऑन द सीआरओ स्क्रीन। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ इसका नाम रखा हुआ है स्वीप वोल्टेज। ये देखें, स्वीप वोल्टेज। ठीक है, अब देखें रैंप वोल्टेज जो है, जो टाइम बेस्ड जनरेटर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, रैंप वोल्टेज, वो वोल्टेज जब लगातार इंक्रीज करेगा, जो कि लीनियरली वेरी कर रहा है, हमने उसका ग्राफ बना के देखा है, जब ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो इंक्रीज करेगा, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा होगी। तो पहले किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ स्ट्राइक कर रही थी, फिर अगली दफा किसी और इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ स्ट्राइक की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, सी पे पहुंचने के बाद दोबारा से वोल्टेज शार्पली डिक्रीज करेगा इनिशियल वैल्यू की तरफ, तो बीम दोबारा से ए से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो तो हमें क्या मिलेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अभी वाई प्लेट्स पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, आई रिपीट, हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब वाई के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। अब देखिए आगे सुने, एट पॉइंट सी वोल्टेज शार्पली डिक्रीजेस टू ए। ठीक है, सी पे पहुंचने के बाद शार्पली डिक्रीज करता है ए की तरफ और फिर इंक्रीज करता है। नाउ इलेक्ट्रॉन बीम्स अगेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है दोबारा ए से स्टार्ट होगी और मूव करेगी, तो यहां से ए दोबारा ए पे आ गया शार्पली डिक्रीज होके, यहां से फिर बी और फिर आ गई ये सी। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इससे आगे ये पॉइंट ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, जब आपकी बीम ए से मूव स्वीप होती होती सी पे पहुंचती है तो हम कहते हैं सी के बाद जो वोल्टेज है शार्पली डिक्रीज करता है। भाई ये शार्पली तो डिक्रीज करता है, तो सी से दोबारा जो है ना वेव ए की तरफ, तो आप ए से स्टार्ट होती है, लेकिन सी से ए की तरफ जाते वक्त इलेक्ट्रॉन की बीम थोड़ा सा टाइम लेती है। ये आई बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जितना शार्पली हम दिखाते हैं एक्चुअली में उतना शार्पली नहीं होता। ये थोड़ा सा देखें, यहाँ मैंने बताया, ये देखें सी पे पहुंचने के बाद इसने डायरेक्टली ऐसे शार्पली नीचे डिक्रीज होना था, लेकिन ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होके गिरी, मतलब इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया। ये जो टाइम इसने लिया है ये बहुत समाल होता है, माइक्रो सेकेंड का या नैनो सेकेंड का होता है। आपकी जो सी पे पहुंचने के बाद वोल्टेज शार्पली डिक्रीज तो करता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वेरी स्मॉल टाइम, जो कि माइक्रो नैनो सेकंड का होता है। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्लाई बैक टाइम। क्या बोलते हैं इसको, फ्लाई बैक टाइम, या इसको रिट्रेस टाइम भी कहते हैं। तो देखें, सी से ए पे आते वक्त आपका जो वोल्टेज है सी से ए की तरफ आते वक्त शार्पली डिक्रीज तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इंटरवल आ जाता है। ठीक है, वो टाइम का इंटरवल जो आता है उसे बोलते हैं फ्लाई बैक टाइम या रिट्रेस टाइम। ठीक है, तो अब देखें, बात सुने, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो देखें अगर इस टाइम पे, अगर इस टाइम के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर पहुंचा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यूजर को ये लगेगा कि अब इलेक्ट्रॉन की बीम सी से ए की तरफ जा रही है। भाई पहले ए से सी तो हुआ, स्वीपिंग हुई, अब यूजर को लगेगा सी से ए की तरफ जा रही है। तो इस टाइम के दौरान, इस टाइम के दौरान एक सर्किट है, नाम है उसका, एक सर्किट है, नाम है उसका ब्लैंकिंग सर्किट।
वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और ग्रिड के दरमियान लगाया जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और ग्रिड के दरमियान जो ब्लैंकिंग सर्किट लगता है, ब्लैंकिंग सर्किट इस टाइम इंटरवल पे ग्रिड को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने इस टाइम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे स्क्रीन पे नहीं जाने देना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे चला जाता है तो क्या होगा, यूजर को ये लगेगा कि अब इलेक्ट्रॉन की बीम सी से ए की तरफ आ रही है, तो इससे जो भी वो वेव आगे स्टडी करेगा वो वेव प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं होगी। ठीक है, क्या बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इस टाइम के ऊपर आपकी जो स्क्रीन है वो एक छोटे से लम्हे के लिए ब्लैंक आउट होती है। उस ब्लैंक आउट कैसे करते हैं? ब्लैंक आउट एक ब्लैंकिंग सर्किट से करते हैं। ब्लैंकिंग सर्किट कहाँ लगता है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और ग्रिड के दरमियान लगता है। इस छोटे लम्हे के ऊपर ब्लैंकिंग सर्किट ग्रिड को इंफॉर्मेशन देता है, उसका वोल्टेज बढ़ा देता है, इतना वोल्टेज बढ़ा देता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन आगे कोई स्ट्राइक किया तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी, तो आपको लगेगा कि जो है इलेक्ट्रॉन की बीम सी से ए की तरफ आ रही है, तो आपको वोल्टेज को शार्पली डिक्रीज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस छोटे से इंटरवल के ऊपर स्क्रीन तो आपकी ब्लैंक आउट होती है, लेकिन यूजर को नहीं फील होता कि स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गई है। यूजर को कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, क्योंकि देखें ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, और इस छोटे से इंटरवल में अगर आपकी स्क्रीन बंद भी होगी ना, ब्लैंक आउट होती है, तो आपको फील भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो आपको पता है ना, ये जो सातूथ वेवफॉर्म दी गई है, इसकी देने की रीजन भी यही थी कि जब आपके पास देखें यहाँ से यहाँ जब यहाँ पे आपकी बीम जो है डिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे मिल रही है, तो वोल्टेज इतना है, तो यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहाँ तक पहुंचा। अब जो है सडनली डिक्रीज होगा तो फौरी से पीछे, ठीक है, फिर यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेगा 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 यहाँ तक, फिर सडनली डिक्रीज होगा तो इधर नीचे। ठीक है, तो अगर यहाँ से वोल्टेज सडनली डिक्रीज नहीं होता, शार्पली डिक्रीज नहीं होता, तो क्या होगा, हमें ये फील होगा कि यहाँ से इंक्रीज करते हुए यहाँ तक तो गए, लेकिन अब जो है अगर शार्पली डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है, तो पीछे को वेव आ रही है, और अगर यहाँ से शार्पली डिक्रीज करता है तो इतनी तेजी से पीछे आएगा, हमें वो फील नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो तो यहाँ भी रहा है, यहाँ सी से ए की तरफ आता है, बीम सी से ए की तरफ रिफ्लेक्ट होके आती है, लेकिन ये टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है, हमें फील नहीं होता। अगर आपको ये साइनोसाइडल यहाँ 7 की बजाय कोई ऐसा वोल्टेज दे दे, साइनोसाइडल दे दे, तो वो शार्पली डिक्रीज तो नहीं होता, तो उससे यूजर को फील होगा कि दोबारा से इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होके सी से ए की तरफ आ रही है। उससे प्रॉपर्ली, उससे बनने वाली जो वेव है उससे प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करेगा। कभी बीम जो है उससे बनने वाली वेव लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, फिर राइट से लेफ्ट कर रही है। समझ आ रही बात? तो ये चीज है, ये साथ देने का असल पर्पज भी ये था, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल जो है वो वेरी वेरी शॉर्ट आ रहा है, फ्लाई बैक टाइम या रीट्रेस टाइम। और यही चीजें इधर मैंने लिखी हैं कि ये जो स्क्रीन ब्लैंक आउट करते हैं, स्क्रीन आपकी ब्लैंक आउट हो जाती है इस स्मॉल इंटरवल में, और ये सर्किट क्या है, कौन सा सर्किट है, ब्लैंकिंग सर्किट। कहाँ लगाते हैं? एक्स एक्स प्राइम प्लेट्स और ग्रिड के दरमियान, यहाँ लगा होता है, दिखाया नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेट्स के बारे में। तो देखें जी, वर्टिकल प्लेट्स किससे जाहिर किया है? वाई वाई प्राइम प्लेट्स। ये वाई है, ये वाई प्राइम है, तो वाई वाई प्राइम प्लेट्स कौन सी हैं? वर्टिकल प्लेट्स हैं। इनको कैसे प्लेस किया जाता है? इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है। अगर आप गौर करें, ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, लेकिन इनको बोलते क्या हैं? वर्टिकल प्लेट्स। और ये वाली जो हमारी थी ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स थी, इनको कैसे प्लेस करते थे? इनको हम लोग वर्टिकल प्लेस करते थे। तो अब बात करते हैं इनकी, y और y प्राइम की। कैसे प्लेस करते हैं? हॉरिजॉन्टली। अगर दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली हों तो बच्चों मुझे बताएं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों कैसे रखी हुई हैं? दोनों हॉरिजॉन्टली रखी हुई हैं, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वो वर्टिकली होगा। तो आप मुझे बताएं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसे एक्ट करेगी? अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम पास होती है इस तरह से, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह से पास होती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी कैसे एक्ट करेगी? वर्टिकली एक्ट करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये डिफ्लेक्ट या इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इससे क्या होगा, सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर अगर देखें तो सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर सपोज करें शुरू में आपका जो सिग्नल है, सपोज करें ये किस तरह, ये ऊपर डिफ्लेक्ट होगा या नीचे डिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर, इन वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर आपने कैसा सिग्नल अप्लाई किया है। उस सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। आई रिपीट दोबारा सुने,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पहली बात वो कंटिन्यूसली क्या करती है, वेरी करती है। वो मैग्नीट्यूड में भी वेरी करेगी और डायरेक्शन में भी वेरी करेगी। डिपेंड करता है आपका यहाँ पे सिग्नल कैसा है। अगर आपका सिग्नल साइन सिग्नल है, कैसा सिग्नल है, साइन सिग्नल है, यानी कि ऐसा सिग्नल है, तो अगर ऐसा सिग्नल है तो देखिए इसकी शुरू में मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। समझ आ रही बात। अब यहाँ पे जाके आधे साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करें इस वाले हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे बन रही थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर डिफ्लेक्ट हो गया ऊपर को, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना। और अगर अगले नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन की बीम इधर नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वाई प्लेट्स के ऊपर कैसा सिग्नल अप्लाई किया है। ये जो सिग्नल है ये एक्सटर्नली हम लोग अप्लाई करते हैं। वाई बाई प्राइम पे जो सिग्नल दिया जाता है एक्सटर्नली दिया जाता है, चैनल 1 चैनल 2 सीआरओ के बाहर वायर्स होती हैं वहां से हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन ये वाला जो सिग्नल जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे देते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये सीआरओ के अंदर बिल्ट इन सर्किट है उससे ही अप्लाई होता है। तो मैं इन प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, इन प्लेट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कैसा होगा, वर्टिकली होगा। इसलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है जो आपने वाई प्लेट्स पे दिया है वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। बहरहाल इलेक्ट्रॉन बीम अगर इस इन प्लेट से गुजरेगी तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम या इधर आप ऊपर को डिफ्लेक्ट हो सकती है नीचे को डिफ्लेक्ट होगी। तो देखें सपोज करें इलेक्ट्रॉन की बीम किसी एक इंस्टेंट के ऊपर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर इलेक्ट्रिक वो वेरी इस तरह से कर रही है, यहाँ टकराई, सिग्नल आपका वेरी कुछ इस तरह से कर रहा है यहाँ से यहाँ, फिर नीचे ऐसे टकरा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही है लगातार, तो इससे आपको क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी। वाई प्लेट्स के ऊपर आपने जो इनपुट सिग्नल दिया उस सिग्नल से आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस दौरान अभी एक्स प्लेट के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक्स प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज है अभी जीरो की है। जब ये वोल्टेज जीरो करेंगे, सिर्फ ओनली वाई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वाई के ऊपर जो सिग्नल आपने दिया है उससे जो आपको लाइन मिलेगी वो क्या होगी, वर्टिकल बच्चों लाइन होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ यही बातें मैंने लिखी हुई हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही है, वर्टिकल हो रही है। इनपुट सिग्नल आप देते हैं, कहाँ देते हैं हम, इनपुट सिग्नल वर्टिकल प्लेट्स पे देते हैं। यहाँ इनपुट सिग्नल देंगे, कैसा सिग्नल देंगे, किसी भी शेप का दे सकते हैं, जो मतलब जिसको हम जिसकी वेवफॉर्म यहाँ अपीयर करवाना चाहते हैं, जो सिग्नल की शेप हम यहाँ अपीयर करवाना चाहते हैं वो सिग्नल वाई प्लेट पे देंगे। कोई भी सिग्नल आप वाई प्लेट पे दे सकते हैं, आप साइन सिग्नल दे सकते हैं। कहाँ से देंगे, सीआरओ के बाहर एक वायर होती है, उस वायर से सिग्नल हम लोग देते हैं। ठीक है, कैसा सिग्नल देना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना है। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे सिग्नल दिया, साइन सिग्नल दे सकते हैं, स्क्वायर सिग्नल दे सकते हैं। इन वाई प्लेट्स के ऊपर स्क्वायर सिग्नल, ऐसा जो सिग्नल होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर सिग्नल, ऐसा जो सिग्नल होता है इसको बोलते हैं साइन सिग्नल। तो आप ये सिग्नल दे दें, ये सिग्नल दे दें, ऐसा सिग्नल भी हो सकता है ट्राइएंगुलर सिग्नल, तो ये सिग्नल आप वाई प्लेट्स पे दे सकते हैं। और कोई भी इरेगुलर शेप का कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं जो समरी है अभी तक जो हमने जितना भी सीआरओ डिस्कस कर लिया, मैं इसकी समरी करने लगा हूँ। देखें जी, एक्स एक्स प्राइम प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, वाई वाई प्राइम प्लेट्स, वर्टिकल प्लेट्स और आउटपुट। जब ये भी ऑफ होगी, ये भी प्लेट ऑफ होगी, यानी कि इसके ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं, इसके ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं, तो आपको सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। देखें, जब समझ लें दोनों ऑफ है या दोनों प्लेट्स है ही नहीं, एक ही बात है, या दोनों ऑफ है या दोनों प्लेट्स मौजूद ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सीधा आएंगे, स्ट्राइक करेंगे सीधा आके यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ एक स्पॉट बना देंगे, ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। और मैंने बताया फास्फर बर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर स्ट्राइक की जाएंगे तो हमारी स्क्रीन इस तरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अब देखें, अब जो है अगर इस प्लेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर से। और टाइम बेस्ड जनरेटर सीआरओ के अंदर बिल्ट इन सर्किट होता है। जब इसको ऑन कर देंगे, ये हमारा अभी ऑफ है, हमने वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं दिया, यानी कि अभी वोल्टेज सिर्फ इसके ऊपर दिया है, इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं दिया। तो उस सूरत में क्या होगा, हमने इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल जो आप हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो वोल्टेज देते हैं उसकी वजह से वेवफॉर्म कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। अगली दफा मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो इसकी वजह से जो आपके पास स्ट्रेट क्या बनता है, सीआरओ की स्क्रीन पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये देखें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनी, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज है वो नहीं है, और वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज आपने दिया, कोई सिग्नल दिया, कैसा सिग्नल, डिजायर्ड सिग्नल कोई भी हो सकता है, तो उस सूरत में क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब क्या होगा, एक्स प्राइम इस प्लेट्स को भी ऑन किया, और आपने इनपुट सिग्नल जो है वाई प्लेट्स पे जो बाहर से दे रहे हैं वो भी आपने ऑन कर दिया। अब दोनों को जब ऑन करेंगे तो जो भी वेवफॉर्म है, ऐसा सिग्नल दिया है, ऐसा सिग्नल दिया है, ऐसा दिया, ऐसा दिया है, जो भी सिग्नल हमने डिजायर सिग्नल दिया होगा वो यहाँ सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। अब ये सिग्नल किस तरह से अपीयर होता है ये हम लोग आगे और बात करते हैं। अब देखें, जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज दिया और वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज दिया, यानी कि दोनों को जब हमने ऑन कर दिया, जब दोनों को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा वेवफॉर्म अपीयर हो जाएगा। सपोज करें आपने वाई प्लेट्स के ऊपर जो है साइन सिग्नल दिया है, तो साइन सिग्नल अपीयर हो गया। अब ये समझते हैं कि ये साइन सिग्नल अपीयर कैसे हो गया है, यानी कि ये सिग्नल जो यहाँ पे बनता है कोई भी बन सकता है, साइन वेवफॉर्म बन सकती है, स्क्वायर सिग्नल अपीयर हो सकता है, ट्रायंगुलर सिग्नल अपीयर हो सकता है। ये सिग्नल बन कैसे जाता है, तो इसको समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज लेके आपको समझाने लगा हूँ। सपोज करें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो आपने साथ वोल्टेज दिया है, सपोज करें इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। देखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समथिंग, किसी भी चीज की रिपीटेशन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखें ये वोल्टेज इंक्रीज किया, ड्रॉप होता है, फिर इंक्रीज किया, ड्रॉप हुआ है, तो ये लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज करें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो आपने फ्रीक्वेंसी दी है वो फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। अब 1 किलोहर्ट्ज का मतलब होता है 1 × 10⁻³ हर्ट्ज, यानी कि 1000 रिपीटेशन हो रही है पर सेकंड, यानी कि ये जो रिपीटेशन हो रही है ये 1000 रिपीटेशन हो रही है पर सेकंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अब देखें यहाँ से अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालें तो आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो टाइम पीरियड होगा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो ये रिपीटेशन हो रही है, एक रिपीटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखें इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो कि है 10⁻³। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ सेकंड आया। अब मुझे ये बताएं, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 मिलीसेकंड। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो आपने साथ वोल्टेज दिया है उस वोल्टेज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 मिलीसेकंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज। अब देखें सपोज करें आपने वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, बच्चों क्या अप्लाई किया, साइन सिग्नल सपोज किया, आपने अप्लाई कर दिया। अब देखें जब साइन सिग्नल अप्लाई करेंगे तो अब देखें वर्टिकल प्लेट्स पे जो भी आपने सिग्नल दिया है साइन सिग्नल, उसकी सपोज करें उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और उसका भी टाइम पीरियड भी क्या होगा, 1 मिलीसेकंड होगा, जिसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है। क्या मैंने बोला, आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज दिया है साथ तो वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, और वर्टिकल प्लेट्स पे जो आपने साइन सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड। सपोज करेंगे दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा भाई, इसकी एक रिपीटेशन में एक साइन सिग्नल अपीयर होगा, इसका यही मतलब है, इसकी एक रिपीटेशन जो है, इसकी एक रिपीटेशन कितने 1 मिलीसेकंड में हो रही है, और इसकी भी जो वाई पे वोल्टेज दिया है उसका भी टाइम पीरियड कितना है, 1 मिलीसेकंड। तो इसकी एक रिपीटेशन में यहाँ पे एक साइकिल अपीयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, सेम है, इक्वल है। तो मैंने यही लिखा है फ्रीक्वेंसी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो वोल्टेज दिया है उसकी इक्वल है, वर्टिकल प्लेट्स पे जो साइन सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो दोनों के टाइम पीरियड भी क्या होंगे, इस वेव का टाइम पीरियड और साथ उसका जो टाइम पीरियड, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखें सीआरओ की स्क्रीन हमें क्या डिस्प्ले करेगी, सीआरओ की जो फ्रंट पैनल पे जो स्क्रीन है वो हमें इसकी एक रिपीटेशन पे एक साइकिल यहाँ सीआरओ की स्क्रीन पे दिखा देगी। क्लियर हुई बात। अब देखें सपोज करें हमारा इनपुट जो हमारा एक्स प्राइम जो प्लेट्स है हमारी, उसकी सपोज करें फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज ही है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी 1 मिलीसेकंड ही है, सपोज करें। लेकिन अब जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है, साइन सिग्नल जो हमने दिया है, जो कि वाई प्राइम प्लेट्स के ऊपर दिया है, सपोज करें इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी का डबल है, इस फ्रीक्वेंसी का क्या है, डबल, यानी कि 2 किलोहर्ट्ज। अब 2 किलोहर्ट्ज का मतलब है 2 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ से अब टाइम पीरियड जब इसका निकालेंगे तो टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो 1/2 और इसकी वैल्यू लगे × 10⁻³ तो ये ऊपर जाके मिली बन गया, 10⁻³ ऊपर जाके माइनस बना वो मिली हो गया, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसका टाइम पीरियड बना 0.5 मिलीसेकंड, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है और इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्या होगा मुझे ये बताओ,
क्या हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के ऊपर जो आपने साथ वो सिग्नल दिया है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी और वाई प्लेट्स पे जो आपने सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है? आंसर है नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है। क्या फिर दोनों के टाइम पीरियड इक्वल है? आंसर है नहीं, दोनों के टाइम पीरियड भी इक्वल नहीं है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल नहीं है और टाइम पीरियड भी इक्वल नहीं है, बट एक चीज नोट करने वाली है कि वाई प्लेट पे जो आपने सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी इसका डबल है। ये 1 किलोहर्ट्ज है, ये 2 किलोहर्ट्ज है। तो मैं ये कहूंगा वाई प्लेट्स पे जो आपने सिग्नल दिया है, इनपुट साइन सिग्नल दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो सिग्नल दिया है जो कि सातूत है। ठीक हो गया। अब देखें यहां से अगर आप टाइम पीरियड निकालें इनके, तो टाइम पीरियड वाई प्लेट्स पे जो वोल्टेज दिया उसका टाइम पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो भी आपने सिग्नल दिया उसके टाइम पीरियड का हाफ करेंगे तो वाई का बनेगा। इधर से नजर भी आ रहा है, देखें इसका टाइम पीरियड है 1 मिली सेकेंड, इसका टाइम पीरियड है हाफ मिली सेकेंड, यानी कि इसके टाइम पीरियड का आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो इसका टाइम पीरियड आएगा जो कि है 0.5 मिली सेकेंड। तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो जो कि टी वाई बना। क्या बात क्लियर हुई? अब देखें अब क्या होगा। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इसका मतलब है 2000 साइकिल रिपीटेशन आ रही है पर सेकंड, और जहां पे 1000 है मतलब इसकी एक रिपीटेशन पे इसके 2 साइकिल आ जाएंगे। देखें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की तो फ्रीक्वेंसी वही है ना, हॉरिजॉन्टल वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो तो वही है, इसकी रिपीटेशन में, लेकिन इसका डबल है तो इसका मतलब इसकी एक रिपीटेशन में इसके 2 साइकिल आ जाएंगे। क्या बात क्लियर हुई? देखें ये 2 साइकिल है, 2 वेव्स अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, ठीक है टाइम पीरियड निकालूं तो देखें टी एक्स निकालना है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये चीज बन गई। और सिमिलरली अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो ये कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम पीरियड की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और टी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। यहां तक क्लियर हुआ है? अब देखें यहां से हम लोग एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि जब टाइम पीरियड या तो इक्वल हो या कोई मल्टीपल हो, ठीक है टाइम पीरियड इक्वल हो या मल्टीपल हो, तो मैंने क्या किया टी एक्स एज इट आ गया, इक्वल एज इट आ गया, और 2 है यहाँ 3 भी हो सकता है। अगर आप इधर फ्रीक्वेंसी मान लें 3 किलोहर्ट्ज, इधर 3 आ जाएगा। अगर आप इधर 4 किलोहर्ट्ज मान लेते हैं इधर 4 आ जाएगा। अगर आप इधर n किलोहर्ट्ज मान लेते हैं तो इधर n आ जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला बना दिया। ठीक है, अब देखें ये टाइम पीरियड टी एक्स, ये टाइम पीरियड अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो आपने सिग्नल दिया है वो इक्वल है n टाइम्स ऑफ टी वाई। तो आपकी जो है n की वैल्यू वो क्या है, वो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो लेकिन जब n की वैल्यू जब 2 होगी तो इसकी एक रिपीटेशन में 2 साइकिल आ जाएंगे। तो सीआरओ की स्क्रीन पे क्या है 2 वेव्स आपको अपीयर कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, ये जो आप काम कर रहे हैं यहाँ जो वैल्यू है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है एंड सो ऑन। इस चीज को हम बोलते हैं टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। आई रिपीट, जब आप यहाँ पे या 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं या 4, हम करते हैं इस चीज को, हम लोग करते हैं तभी हम वेव को स्टडी कर सकते हैं। इस बॉल को इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर वो आपको स्टेशनरी नजर आएगा। क्या आएगा, स्टेशनरी नजर आएगा, ताकि आप उसको स्टडी कर सकें। अगर जो पैटर्न है मूव करता हुआ दिखाई देगा, एक्चुअल में तो वेव पीछे एक्चुअल में तो मूव ही कर रही है, लेकिन आपको स्टेशनरी अपीयर होगा। ठीक है, स्टेशनरी अपीयर होगा ताकि आप उससे स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन फुलफिल हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी बुक की लाइन है द वेव विल अपीयर स्टेशनरी ओनली इफ द टाइम पीरियड इक्वल टू और सम मल्टीपल ऑफ द 1 साइकिल ऑफ द वोल्टेज ऑन वाई प्लेट्स। यानी कि वाई प्लेट्स पे जो आपने वोल्टेज दिया है उसका सम मल्टीपल होना चाहिए किसका, यानी कि टाइम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो आपने टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो आपने वोल्टेज दिया है उसका जो टाइम पीरियड है उसकी रिपीटेशन का, वो तो या तो इसकी रिपीटेशन के वाई प्लेट्स पे जो वोल्टेज दिया है उसके टाइम पीरियड की रिपीटेशन के इक्वल हो या उसका सम मल्टीपल हो। यही मैंने कंडीशन बनाई हुई है, या n की वैल्यू 1 होगी तो इक्वल होगा या कुछ मल्टीपल हो। इस चीज को क्या बोलते हैं, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। अगर ये चीज नहीं होती, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो उससे आपको क्या कैसा पैटर्न नजर आएगा, रनिंग पैटर्न नजर आएगा, उससे भी हम स्टडी नहीं कर सकते। अब उस चीज को मैं समझाता हूँ, इधर देखें। सपोज करें आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो सातों सिग्नल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करें 1 किलोहर्ट्ज है, और जो आपने जो है उसका फिर टाइम पीरियड कितना हुआ 1 मिली सेकंड हुआ, ये है सातों वोल्टेज ऑन एक्स एक्स प्राइम प्लेट। अब आपने जो वाई के ऊपर जो सिग्नल दिया है वाई वाई प्राइम के ऊपर जो आपने साइन सिग्नल दिया है, सपोज करें उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1.3 किलोहर्ट्ज है, और इसका जो अगर टाइम निकालेंगे टाइम पीरियड वो होगा 0.77 मिली सेकेंड। अब देखें यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखें मुझे बताएं क्या ये दोनों इक्वल हैं,
क्या टी एक्स और टी वाई इक्वल है? आंसर है नहीं, इक्वल भी नहीं है। इक्वल तो इधर भी नहीं थे, ये देखें इक्वल तो इधर भी नहीं थे, लेकिन इधर मल्टीपल बनते हैं, इधर मल्टीपल बना है। समझ आ रही बात? इधर मल्टीपल नहीं बनेगा। साथ में लिखा हुआ है कि आपने हॉरिजॉन्टल जो बॉडी दिया है उसकी रिपीटेशन का टाइम पीरियड वो इक्वल भी नहीं है इसकी रिपीटेशन के टाइम पीरियड के, और सम मल्टीपल भी नहीं है। जब ये कंडीशन है तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में सीआरओ क्या डिस्प्ले करेगा? देखें आपके पास इसका, देखें इसका टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड और इसका 0.7, यानी कि इसका एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। वाई पे आपने जो साइन सिग्नल दिया इसका एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 0.3 कुछ साइकिल आगे भी अपीयर होगा। तो देखें ये आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट बन गया और कुछ साइकिल आगे भी बना है। अब क्या हुआ है, ये आपका साइकिल कंप्लीट तो नहीं हुआ, यहाँ तक एक साइकिल तो बना है, लेकिन आगे क्या है 0.3, तो कुछ पार्ट आगे वेव का मिल रहा है जो कि अगले साइकिल का है। तो अब क्या होगा, अब जो अगला साइकिल है वो जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, दोबारा वेव इससे आगे शुरू होगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से देखें, यहाँ से वेव दोबारा शुरू होगी, तो अब वेव जो है कुछ ऐसे जाएगी। अब देखें, अब टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है यहाँ से, यानी कि सी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब दोबारा वेव इधर से स्टार्ट होगी। देखिए जब इधर खत्म हुई है तो स्टार्ट उसने इधर से लिया है, ठीक है। शुरू में क्या था, इधर से स्टार्ट हुई इधर खत्म हुई, अब इधर खत्म हुई है, टर्मिनेटिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्ट कहाँ से होगी, इधर से स्टार्ट होगी। अब टर्मिनेटिंग ये बना है, अब यहां से दोबारा स्टार्ट होगी। अब अगली दफा यहां देखें, सी टर्मिनेटिंग पॉइंट यहां है, अब अगली दफा यहां से बनेगी, अब अगली दफा यहां से बनेगी। तो इस तरह से जो वेव बन रही है, इस वेव को हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेव बन रही है ये कैसी है, ये रनिंग वेव फॉर्म में है, रनिंग पैटर्न बन रहा है, तो रनिंग पैटर्न को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इसको टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम इस रनिंग पैटर्न को स्टेशनरी बनाते हैं, सीआरओ की फ्रंट पैनल पे एक नॉब होती है उसकी मदद से, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, इनके स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट भाई चेंज हो रहे हैं। इनके स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट देखें, ए लगातार चेंज हो रहा है, पहले ए इधर था, फिर इधर था, फिर इधर हो गया, और एंडिंग पॉइंट भी लगातार, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी लगातार चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे आपको एक रनिंग पैटर्न नजर आएगा, उसको स्टडी नहीं किया जा सकता। तो मैंने यही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज, रनिंग पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, नॉट एबल टू स्टडी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्टेशनरी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं सीआरओ की ट्रिगरिंग करना। क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग करना, ठीक है। तो मेक ट्रिगरिंग, अब देखें ट्रिगरिंग कैसे करते हैं, सीआरओ के फ्रंट पैनल पे एक नॉब होती है, उस नॉब को घुमाते हैं, तो हम लोग जो है इस कंडीशन को बनाते हैं, या तो टाइम पीरियड इसके इक्वल हो जाए या इसका कुछ मल्टीपल हो जाए। समझ आ रही बात? मैं आप देखें इसको ट्रिगरिंग को और ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आखिर इस लेक्चर को जिसने भी सुनना है वो सेकंड ईयर का बच्चा है एफएससी का, तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ट्रिगरिंग कैसे होती है। नॉब एक होती है, इसको घुमाते हैं, अंदर फंक्शन क्या हो रहे हैं, अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं और किस तरह से ये इक्वल हो जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे उसके ऊपर वीडियो बना दें, मैं बना दूंगा, लेकिन वो आप लोगों की डिमांडेड वीडियो होगी, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये जो रनिंग पैटर्न है इसको स्टेशनरी बनाते हैं, इसको बोलते हैं सीआरओ की ट्रिगरिंग करना, और उसमें कंडीशन बनती है कौन सी, Tx इज इक्वल टू NTy। इसको बोलते हैं टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, देखें एक क्वेश्चन तो ये बनी है, ठीक है, यहां से हमने इक्वेशन ये बनाई, बल्कि इधर लिख रहे हैं, ये इक्वेशन बनाई जनरल इक्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी में नहीं बना सकते, फ्रीक्वेंसी में भी बना सकते हैं। देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बच्चों इक्वल थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये यहाँ पे ये पहला केस इक्वल थी, यहाँ पे क्या होगी, उसका 2 टाइम होगी, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो इसी तरह जनरल इक्वेशन अगर इसकी बनानी है तो क्या लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एन, इधर एन आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, एफ एक्स। तो ये मिक्स नहीं करने, जहां यहाँ पे एक्स है तो देखें इसका इधर एक्स नहीं इसका वाई है, ठीक है ना, आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो टाइमिंग आपकी बुक इस चीज को बताती है कि द वेव पैटर्न विल अपीयर स्टेशनरी ओनली इफ टाइम पीरियड इक्वल टू और सम मल्टीपल ऑफ द 1 साइकिल ऑफ वोल्टेज ऑन वाई प्लेट्स, या तो उसके इक्वल हो जाए या उसका सम मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो जो है ना आपको ये पता होनी चाहिए जनरल इक्वेशन, और एक आपको ये पता होनी चाहिए, तो ये 2 इक्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी की टर्मों में लिखेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू एन एफ एक्स, और टाइम पीरियड की टर्मों में लिखेंगे तो टी एक्स इज इक्वल टू एन टी वाई, ठीक है। इधर वाई है इधर एक्स है, तो ये मिक्स नहीं करना। अब हम इसके कुछ यूजेस को स्टडी कर लेते हैं।
देखें यूजेस क्या हैं इसके इस्तेमाल, इसको सीआरओ को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सीआरओ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो पहला यूज़ है कि डिस्प्ले गिवन वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। भाई आप कोई भी वेवफॉर्म आपके पास गिवन है, आप वोल्टेज या करंट की आप उसका वेवफॉर्म देख सकते हैं। स्क्वायर वेवफॉर्म है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है वेवफॉर्म। तो पहला तो इसका यूज़ ये हो गया। ओके दूसरा यूज क्या है कि आप मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, जो वो वोल्टेज का या करंट का जो है उसका वोल्टेज कितना है, उसका करंट कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर आप फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड कर ली तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया तो आप उसका रेसिप्रोकल लेके फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आ गई 2 पाई से मल्टीप्लाई करके एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। आप पीक वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। उसकी पीक वैल्यू क्या है, अगर पीक वैल्यू आ गई उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप पीक टू पीक वैल्यू बता सकते हैं। आप लोग फेज बता सकते हैं, ठीक है, किस फेज के ऊपर कितना वोल्टेज है एंड सो ऑन। इसी तरह आप फेज डिफरेंस बता सकते हैं। अगर आपके पास 2 वेवफॉर्म है वोल्टेज की, आप उन दोनों में फेज का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस बता सकते हैं। इसके अलावा सीआरओ को ईईजी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, ईआरजी आइज में हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं, ईआरजी में यूज़ होता है। लास्ट बात ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डिनोग्राफी, इसमें भी यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रो जो कार्डिनोग्राफी है, ठीक है, इसमें भी सीआरओ का यूज़ है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पेशेंट साथ पड़ा होता है और एक हार्ट बीट इस तरह से वेरी कर रही होती है, ठीक है, देखा ना, उसमें होता है पेशेंट के साथ एक स्क्रीन लगी होती है और इस तरह से वेरी करता है सिग्नल। तो वो ईसीजी वो जो है वहाँ हार्ट का जो सिग्नल है वो डिटेक्ट हो रहा होता है। आप मुझे ये बताइए जब कोई पेशेंट वहाँ मतलब मर जाता है, उसकी डेथ हो गई है, तो आपने देखा होगा वो स्क्रीन जो है वो उसके ऊपर जो लाइन पहले ऐसे वेरी कर रही थी वो फ्लैट हो जाती है। क्या हो जाती है, इस तरह से फ्लैट, आपको कोई उसमें ऑसिलेशन नज़र नहीं आती, तो फ्लैट होगी। तो क्या बता सकते हैं वो फ्लैट क्यों हो गई है, उसमें वेरिएशन क्यों नहीं आ रही, सोचें ज़रा। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखें जब क्योंकि वहाँ ऑसिलेशन इस वजह से आ रही है कि वाई प्लेट्स पे वोल्टेज दिया गया है, सीआरओ के वाई प्लेट्स पे वोल्टेज दिया है, तो वाई प्लेट्स पे वोल्टेज देंगे तो वो वेरिएशन तो जो भी आ रही हार्ट की वो नज़र आएगी। लेकिन जब किसी इंसान की डेथ हो गई है तो अब क्या है, वाई प्लेट पे कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। जब वाई प्लेट पे कोई वेरिएशन नहीं आएगी तो सिर्फ सीआरओ के अंदर जो ब्लड इन सर्किट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है साथ, उसकी वजह से जो आपके पास लाइन अपीयर होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये फ्लैट लाइन हो गई है, बंदा भी फ्लैट हो गया है, ठीक है। ओके जी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट्स में। थैंक यू सो मच।